बेटर कॉल सॉल सीजन 1 पार्ट 2 एपिसोड 6 का नाम है 5O। माइक अर्मनट्रॉट का पुराना राज इस एपिसोड में सामने आता है। एक फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि माइक अल्बकर्की आने से पहले फिलाडेल्फिया में एक भयंकर ट्रेजेडी झेल चुका है। माइक का बेटा मैटी भी एक पुलिस ऑफिसर था। डिपार्टमेंट में काफी करप्शन था जिसमें माइक खुद शामिल था। माइक ने अपने बेटे मैटी को सजेस्ट किया था कि करप्ट सीनियर्स के खिलाफ कोऑपरेट कर लो, रिश्वत लेना मना मत करो ताकि तुम खुद सेफ रहो। मैटी दिल से साफ था, पर अपने डैड की बात मानकर उसने थोड़ी बहुत रिश्वत लेना शुरू कर दिया। फिर भी उसके पार्टनर ऑफिसर्स को शक था कि वो उनकी पोल खोल देगा। 2 डर्टी कॉप्स ने मैटी को गोली मार के खुद को बचाने की कोशिश की क्योंकि उन्हें डर था कि मैटी उन्हें रिपोर्ट न करते। इस हादसे ने माइक को पूरी तरह तोड़ दिया। फ्लैशबैक में दिखता है कि बेटे की मौत के बाद माइक ने इंतकाम लेने की ठान ली। एक रात माइक ने धोखे से उन 2 करप्ट ऑफिसर्स को एक बार में बुलाया और अपने आप को शराब के नशे में धुत दिखाया। उसने पहले से एक पुलिस वैन का ताला तोड़ के उसमें एक सेकंड गन छुपा दी थी क्योंकि उसकी सर्विस पिस्टल ये लोग चेक करेंगे। बाहर से निकलते वक्त वो थोड़ा नाटक करता है जिससे ये दोनों उसको घर ड्रॉप करने के लिए जाएं। गाड़ी में उन ऑफिसर्स ने माइक की सर्विस रिवॉल्वर ले ली फॉर सेफ्टी। रास्ते में माइक ने खुल के बोल दिया, मुझे पता है तुम लोगों ने मेरे बेटे के साथ क्या किया। ये सुन के वो डरे और गाड़ी रोककर उसको धमकाने लगे। एक पुलिस वाला माइक की ली हुई गन से उसे शूट करने की कोशिश करता है, पर माइक ने पहले ही उस पिस्टल की गोलियां निकाल दी थीं। माइक फौरन अपनी छुपाई हुई दूसरी गन इस्तेमाल करता है और दोनों कॉप्स को खत्म कर देता है। इस शूटआउट में माइक के कंधे में भी गोली लग जाती है, पर बदले की आग में वो ये दर्द बर्दाश्त कर लेता है। इस फ्लैशबैक इंसिडेंट के बाद माइक चुपचाप फिलाडेल्फिया छोड़ देता है और अल्बकर्की आ जाता है। अब प्रेजेंट यानी साल 2002 में उसी पुराने केस के सिलसिले में फिली के डिटेक्टिव्स उसके पीछे हैं। पुलिस स्टेशन में माइक से इंटेरोगेशन होती है। माइक पहले ही प्लान बना के आया था। वो जिमी को अपना लॉयर बनाता है। जिमी आते ही वहां कुछ ओवर एक्टिंग करके जानबूझकर डिटेक्टिव के ऊपर कॉफी गिरा देता है। इससे माइक को मौका मिल जाता है उस डिटेक्टिव की नोटबुक चोरी करने का जिसमें एविडेंस से जुड़ी चीजें हैं। बाद में माइक अपनी बहू यानी कि मैटी की विडो स्टेसी को सच बताता है। स्टेसी को कुछ पैसा मिला था जो मैटी ने छुपा के रखा था। माइक क्लियर करता है कि वो पैसे मैटी की रिश्वत के थे ताकि उसकी जिंदगी बच सके। माइक स्टेसी के सामने कन्फेस करता है कि मैंने उन दोनों कॉप्स को मार डाला जो मैटी के कातिल थे, स्पेशली अपने बेटे के बदले के लिए अपने हाथ खून से रंग लिए। स्टेसी ये सब सुनकर शॉक में है, पर शायद थोड़ी सुकून में भी नजर आती है। एटलीस्ट मैटी की डेथ का बदला लिया गया। अगले दिन पुलिस को उनकी नोटबुक पार्किंग में इत्तेफाक से गिरी हुई मिल जाती है। माइक और जिमी ने यहाँ पर इसे वापस रखा है। उनके पास माइक को फंसाने का कोई खास सबूत नहीं बचा है। एक डिटेक्टिव ऑफ रिकॉर्ड माइक को बता देता है कि अब उसके खिलाफ उनके पास कुछ नहीं है, वो फ्री है। इस तरह माइक अपने पास्ट का हिसाब चुकता करके निकल जाता है। अब हमें समझ आता है कि माइक अल्बकर्की क्यों आया, अपनी बहू और पोती की देखभाल करने के लिए, दूर रहकर भी अपने तरीके से इंसाफ पाने के लिए। अगले एपिसोड का नाम है बिंगो। जिमी अब एल्डर लॉ प्रैक्टिस करने में लगा है। वो सीनियर सिटीजन्स की विल्स वगैरह बनाने का काम करता है। वो अपने काम के जरिए फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स जोड़कर सब चक के घर ले आता है। एक्चुअली जिमी का एक छुपा राज ये है कि चक की फाइल्स को देखकर इंटरेस्ट ले और धीरे धीरे वापस लॉ प्रैक्टिस में आए। चक को घर पर बैठकर काम करने में मन भी लग सकता है। चक सच में इन केस फाइल्स को पढ़ता है। जिमी को ये देखकर सुकून मिलता है कि उसके भाई की तबीयत भी सुधर रही है और मेरा काम भी चल पड़ेगा। उधर फिलाडेल्फिया वाले डिटेक्टिव्स माइक को एक तरह से क्लीन चिट देकर चले जाते हैं। माइक अब फ्री है, अपनी मर्जी से जो चाहे वो करे। एचएचएम में किम वेक्सलर के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। केटलमैन केस में जब से जिमी ने उनके पैसे वापस लाकर उनको एक्सपोज कर दिया है, एचएचएम के पास क्रेग केटलमैन को डिफेंड करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। किम ने केटलमैन कपल को समझाने की बहुत कोशिश की कि प्ली बार्गेन ले ले जिसमें क्रेग को थोड़ी सी जेल होगी और पैसे वापस करने पड़ेंगे, पर बेट्सी केटलमैन को यह मंजूर नहीं। बेट्सी एकदम जिद पर आकर कहती है नो जेल नो डील। गुस्से में केटलमैन्स एचएचएम को फायर कर देते हैं और वापस जिमी के पास चले जाते हैं एज क्लाइंट्स। एचएचएम की प्रेस्टीज को भी झटका लगता है और किम जिसने ये केस हैंडल किया उसकी गलती नहीं होते हुए भी उसे ऑफिस से डाउनग्रेड करके बेसमेंट डॉक्यूमेंट रिव्यू में भेज दिया जाता है। किम के करियर को नुकसान पहुंचता है और जिमी को बुरा लगता है कि उसके एक्शंस की वजह से किम को सजा मिल रही है। अब केटलमैन कपल जिम को हायर तो कर लेते हैं, पर जिम भी उन्हें यही समझाता है कि प्रोसिक्यूशन के पास सारे सबूत हैं, प्ली बार्गेन लेना ही सबसे अच्छा सौदा होगा। बेट्सी नहीं मानती और उल्टा जिमी को ब्लैकमेल करती है। वो कहती है हमने तुम्हें 30,000
का रिटेनर दिया था, वो भी तो चुराए हुए पैसे थे। अगर तुम हमारे खिलाफ गए तो हम पुलिस को बता देंगे कि तुमने ब्राइब लिया था। ये बात सुन के जिमी की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि सच में अगर बेट्सी ने ये एक्सपोज कर दिया तो जिमी भी फंसेगा। जिमी के पास मुसीबत खड़ी हो जाती है, अगर वो ईमानदारी दिखाएगा तो खुद पर बात आ सकती है। जिमी समझ जाता है कि केटलमैन्स कभी नहीं मानेंगे और किम का करियर भी उनकी वजह से बर्बाद हो रहा है। यहाँ जिमी एक बड़ा फैसला लेता है। वो माइक की मदद से एक स्टील द स्टोलन मनी मिशन में रात को माइक को चुपके से केटलमैन के घर में घुसकर इस 1.6 मिलियन कैश को चुराने के लिए कहता है, वही बैग जो केटलमैन्स जंगल में लेकर बैठे थे। सुबह बेट्सी को पता चलता है कि पैसे गायब हो चुके हैं और शायद उनकी मेड ने ये काम किया है। जिमी फिर से उन्हें प्ली एक्सेप्ट करने के लिए कहता है, अब क्योंकि उनके पास चोरी के पैसे बचे ही नहीं हैं। ये पैसे जिमी और माइक ने निकालकर प्रोसिक्यूटर्स को लौटा दिए हैं एज एविडेंस। बेट्सी मजबूरन झुक जाती है। आखिर में क्रेग केटलमैन प्ली बार्गेन साइन कर लेता है। उसको सिर्फ कुछ महीने की जेल होगी। बेट्सी और बच्चे फ्री रहेंगे। केटलमैन्स का तमाशा खत्म होता है। किम को भी एचएचएम में वापस इज्जत मिल जाती है, क्योंकि केस सॉल्व हो चुका है। जिमी ने गलत पैसे लौटा के भी सही काम किया, पर उसके अंदर कहीं ना कहीं ये ख्याल रह जाता है कि 1.6 मिलियन डॉलर वापस क्यों किए। अगर वो उसमें से थोड़ा पैसा रख लेता तो। माइक भी इस बात को नोटिस करता है। एपिसोड की एंड में जिमी और माइक पार्किंग लॉट में खड़े यही सोच रहे होते हैं। एपिसोड 8 का नाम है रिको। पिछले 10 साल पहले का फ्लैशबैक। इसमें दिखाया जाता है कि जिमी एचएचएम के मेल रूम में काम करता है। जिमी ने यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिकन समोआ से कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करके लॉ डिग्री हासिल की और बार एग्जाम पास कर लिया। वो खुशखबरी किम को बताता है और खुशी में जिम उसको झप्पी देकर किस कर लेती है। मेल रूम में सब खुश हैं और चक भी प्राउड फील करता है। भाई ने लॉ डिग्री हासिल की। चक जिमी की इस अचीवमेंट के लिए तारीफ करता है और केक कटिंग सेलिब्रेट होता है। जिमी का सपना है कि अब एचएचएम फर्म में लॉयर की नौकरी मिल जाए, लेकिन थोड़ी देर बाद हावर्ड हैमलिन जिमी को अलग ले जाकर दुख भरी खबर देता है, एचएचएम तुम्हें एक अटर्नी के तौर पर हायर नहीं करेगा। जिमी सुनकर टूट जाता है। उसको वजह समझ नहीं आती, क्योंकि उसके अपने भाई की फर्म ने उसे रिजेक्ट कर दिया। हावर्ड खुद रीजन क्लियरली नहीं बताता, पर यह चक की चाल थी जो अभी तक छुपाई गई थी ऑडियंस से। चक ही नहीं चाहता कि उसका भाई जिमी उसकी लॉ फर्म में काम करे। प्रेजेंट यानी साल 2002 में जिमी का एल्डर लॉ का काम चल पड़ा है। वो अक्सर एक नर्सिंग होम सैंड पाइपर क्रॉसिंग में जाता है क्लाइंट से मिलने के लिए। एक क्लाइंट की विल बनाते वक्त जिमी उनके बिलिंग रिसीट्स देखता है, जिसमें कुछ रैंडम एक्सपेंसेस थे जो एक्चुअली गलत थे। वो और भी एल्डरली रेजिडेंट से बात करता है और पैटर्न्स नोटिस करता है। सैंड पाइपर अपने सब क्लाइंट से सिस्टमैटिकली पैसे लूट रही है। जिमी को ये बड़ा स्कैम दिखाई देता है। ये क्लास एक्शन लॉसूट का बेस बन सकता है, जिसे रिको केस कहते हैं। जिमी फॉरन एक्शन लेता है। वो सैंड पाइपर के मैनेजर को फॉर्मली एक डिमांड लेटर देता है, लीगल नोटिस, कि हम जानते हैं आप लोग ओवर चार्ज कर रहे हैं, सब प्रूफ डिस्ट्रॉय मत करना। मैनेजमेंट घबरा जाता है और फौरन अपने ऑफिसेज में डॉक्यूमेंट्स श्रेड करना शुरू कर देता है। जिमी को अंदाजा हो जाता है। वो पीछे मुड़ के उनकी बिल्डिंग्स के डंपस्टर में घुसकर रात भर उन श्रेडेड डॉक्यूमेंट्स के टुकड़े इकट्ठा करता है। जिमी अकेला ये केस नहीं संभाल सकता, तो वो चक को इन्वॉल्व करता है। शुरुआत में चक हेजिटेट करता है, क्योंकि लॉ प्रैक्टिस से वो काफी वक्त से दूर है, पर जल्द ही उसके अंदर का लॉयर जाग जाता है। जिमी और चक मिलकर रात भर काम करते हैं और श्रेडेड कागजों के चीथड़े जोड़कर एक डॉक्यूमेंट रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। ये प्रूफ है कि सैंड पाइपर क्रॉसिंग ने अकाउंटिंग में धोखाधड़ी की। प्रूफ मिलते ही चक का जज्बा जाग उठता है। वो कहता है कि ये तो बड़ा केस है जिसे हम मिलकर लड़ सकते हैं। दोनों भाई मिलकर एक क्लास एक्शन लॉसूट तैयार करने लगते हैं सैंड पाइपर के खिलाफ। चक 10 साल बाद पहली बार अपने घर से बाहर एक प्रोफेशनल काम में इन्वॉल्व हुआ है और जिमी इस बात से खुश है। एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट होता है इस दौरान। रात को जब ये दोनों एविडेंस इकट्ठा कर रहे होते हैं, चक इतना एक्साइटेड और फोकस था कि इस लीगल काम में वो बिना अपनी स्पेस ब्लैंकेट के या कोई मीटर ऑफ किए सीधा घर से बाहर जिमी की गाड़ी तक चला जाता है। अचानक उसको एहसास होता है कि अरे मैं तो बाहर आ गया बिना किसी तकलीफ के। वो इतना शॉक हो जाता है कि फौरन फाइल्स लेकर फिर बीच रास्ते में ही बेहोश हो जाता है। जिमी दौड़ के आता है और देखता है चक को कुछ नहीं हुआ, बस वो खुद हैरान है कि उसने बाहर जाकर कोई तकलीफ फील नहीं की। ये बड़ा हिंट है कि चक की इलनेस वाकई साइकोलॉजिकल है। अगर ध्यान बढ़ गया तो कोई तकलीफ नहीं हुई। चक फिर भी घबराकर अंदर जाता है, पर जिमी को अंदाजा हो गया है कि भाई इंप्रूव कर सकता है। ये मूवमेंट चक की हेल्थ के लिए होपफुल है। अल्टीमेटली दोनों केस फाइल तैयार कर लेते हैं। सैंड पाइपर के फ्रॉड के खिलाफ अब रिको लॉसूट तैयार है। केस इतना बड़ा है कि अगर जीते तो करोड़ों का सेटलमेंट मिलेगा। जिमी को लगता है कि अब उसकी जिंदगी का उसे सबसे बड़ा ब्रेक मिला है। एपिसोड 9 का नाम है पिमेंटो।
सैंड पाइपर क्रॉसिंग की लीगल फाइट शुरू होते ही नर्सिंग होम की कंपनी अपनी पूरी ताकत लगा देती है और जिमी और चक को तोड़ने की कोशिश करती है। वो लोग डंप ट्रक भरकर पेपर वर्क भेजते हैं ताकि इन दो लॉयर्स की छुट्टी हो जाए। जिमी और चक दिन रात मेहनत करते हैं पर उन्हें लगता है ये काम बहुत ओवरवेलमिंग है। चक सजेस्ट करता है कि हमें ये केस हैंडल करने के लिए किसी बड़ी फर्म के पास जाना चाहिए रिसोर्सेज और सपोर्ट के लिए। जिमी इनिशियली हेजिटेट करता है क्योंकि एचएचएम के साथ पास्ट में उसका बुरा एक्सपीरियंस रहा है। फिर अपने क्लाइंट्स की भलाई के लिए वो मान जाता है। दोनों डिसाइड करते हैं कि एचएचएम को ये केस पार्टनरशिप में दे सकते हैं। मीटिंग के दिन चक अपनी तबीयत खराब होने के बाद भी हिम्मत दिखाता है। वो अपने घर से निकलकर एचएचएम ऑफिस पहुंचता है फाइल्स के साथ। बोर्ड रूम में हावर्ड हैमलिन और टीम को वो लोग केस समझाते हैं। हावर्ड को केस बहुत अच्छा लगता है और वो फर्म की तरफ से ये क्लास एक्शन लेना चाहता है। ट्विस्ट तब आता है जब हावर्ड कहता है कि एचएचएम इज हैप्पी टू टेक द केस, पर जिमी इस केस में काम नहीं करेगा। हावर्ड जिमी को साइड में एक ऑफ काउंसिल फी यानी थोड़े से पैसे और फ्यूचर सेटलमेंट का एक छोटा परसेंटेज देने का ऑफर करता है, पर क्लियरली बोलता है कि जिमी को केस से अलग होना पड़ेगा। जिमी हक्का बक्का रह जाता है। ये उसके खुद के लाए हुए क्लाइंट्स थे, फिर भी उसको ही निकाल रहे हैं। जिमी समझता है कि शायद हावर्ड अभी भी उससे पर्सनल नफरत या कंपटीशन महसूस करता है। जिमी गुस्से से ऑफर ठुकरा देता है और हावर्ड को खरी खोटी सुनाकर वहां से निकल जाता है। जिमी अपनी दोस्त किम से बात करता है। किम भी शॉक में है। उसे लगता है रीजन कुछ और है और वो हावर्ड से डायरेक्टली पूछ लेती है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। इनिशियली हावर्ड रूड बिहेव करता है पर उसके जेस्चर से किम को शक होता है कि ये फैसला हावर्ड का नहीं था। रात को जिमी अपने भाई के घर पहुंचता है। चक अंधेरा होने के बावजूद जग रहा है। जिमी उससे अपना दुख शेयर करता है। हावर्ड कितना बड़ा कमीना है, उसने मुझसे मेरा ही केस छीन लिया। चक बीच बीच में हावर्ड को डिफेंड करने की कोशिश करता है कि मे बी कोई दूसरा रीजन होगा। जिमी को चक की बातों में कुछ गड़बड़ महसूस होती है। टेबल पे उसको चक का एक फोन बिल दिखाई देता है जिसमें एचएचएम ऑफिस का इनकमिंग कॉल टाइम स्टैम्प है। हावर्ड जिमी मीटिंग से थोड़ी देर पहले का। ये रहा सबूत। जिमी कन्फ्रंट करता है चक को। सच बताओ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। पहले चक टाल मटोल करता है पर फिर गुस्से में सच बोल देता है। वो कहता है जिमी तुम लॉयर मटेरियल नहीं हो, तुम एक कॉनमैन हो। तुम हमेशा से एक ठग थे। मैंने ही हावर्ड को मना किया था तुम्हें हायर करने से और इस केस से दूर करने के लिए भी मैंने ही कहा है। चक खुलकर बोलता है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है एज अ लॉयर। तुमने डिग्री भी ऑनलाइन ली है, ये कोई तरीका है? ये सुनकर जिमी का दिल एकदम टूट जाता है। जिसे अपना भाई, मेंटर, सब कुछ मानता था, उसी ने पीठ में छुरा घोंप दिया। इतने सालों से जिमी चक की बीमारी के चलते उसकी देखभाल कर रहा था, अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा दी और चक ने हमेशा उसको नीचा ही समझा। दिस इज द अल्टीमेट बिट्रेयल फॉर जिमी। चक की इस कड़वाहट भरी स्पीच के बाद जिमी साइलेंटली घर से निकल जाता है, आंखों में आंसू लिए। उस रात से जिमी फैसला कर लेता है कि अब वो चक की देखभाल नहीं करेगा। अगले दिन से वो चक को उसकी हालत पर छोड़ देता है। न्यूज़पेपर्स लाना, बर्फ का इंतजाम करना, घर के काम की चीजें लाना, वो ऐसा कुछ नहीं करता। वो एचएचएम फर्म को सैंड पाइपर केस लेने देता है और अपने आप को अलग कर लेता है। जिमी का मॉरल कंपास, जो अब तक चक की वजह से इधर उधर घूमता था, अब पूरी तरह टूट चुका है। ऐसा लगता है जिमी अब मॉरली ऑब्लिगेटेड नहीं है सही काम करने के लिए। अपनी पर्सनल लाइफ में इतना बड़ा झटका लेने के बाद जिमी बहुत ही उदास और अकेला महसूस करता है। लॉ प्रैक्टिस का भी मन नहीं हो रहा, तो वक्त कैसे कटे। इधर माइक अपने नए करियर की शुरुआत कर रहा है। वो अंडरवर्ल्ड में फिक्सर बनने की तरफ बढ़ रहा है। माइक एक बॉडीगार्ड की जॉब ले लेता है एक नर्डी फार्मासिस्ट आदमी डैनियल पायर्स के लिए। डैनियल इलीगल काम कर रहा है। वो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स चुरा कर बेच रहा है। माइक के साथ दो और बदमाश टाइप बॉडीगार्ड्स आते हैं, पर माइक अपनी स्मार्टनेस से उन्हें निकाल देता है। एक को उसकी गन के साथ डिसार्म करके दिखाता है कि मुझे हायर करो। नाचो वार्गा बायर है इस डील का। इस बारे में टूको को कुछ नहीं पता। डील दिन में एक सुनसान पार्किंग लॉट में होती है। माइक सिर्फ एक सैंडविच लेकर आता है बिना किसी गन के। वहाँ एक और हायर्ड गून माइक को धमकाता है, पर माइक उसे शांत कर देता है ये बोलकर कि भाई बिना वजह गोली चलाने की जरूरत नहीं है, डील शांति से भी हो सकती है। नाचो डैनियल से पिल्स ले लेता है, उसे पैसे देता है। माइक ने पहले ही नाचो की पुरानी जानकारी निकाल ली थी। उसको पता था नाचो ये सब अपने बॉस को बताए बिना कर रहा है, तो नाचो चाहेगा कि डील आराम से हो जाए और किसी तरह का शोर ना हो। इसीलिए माइक बिना गन के भी कॉन्फिडेंट था। बाद में डैनियल माइक से पूछता है तुमने ये सब कैसे मैनेज किया। माइक बस इतना कहता है नॉलेज, सब ज्ञान का काम है। इस तरह माइक अंडरवर्ल्ड में अपना नाम बनाना शुरू कर देता है। हमें झलक मिलती है फ्यूचर फिक्सर माइक की, जो कुछ भी फिक्स कर सकता है। एपिसोड 10 का नाम है मार्को। ये सीजन 1 का फिनाले है।
फ्लैशबैक में 10 साल पहले का एक और सीन है। सिसेरो में जेल से छूटने के बाद जिमी अपने दोस्त मार्को से विदाई लेता है। जिमी बताता है कि वो शिकागो छोड़कर अल्बुकर्की शिफ्ट हो रहा है एक लिजिट जॉब करने के लिए, अपने बड़े भाई के कहने पर। मार्को को थोड़ा बुरा लगता है। वो कहता है कि स्लीपिंग जिमी के बिना ये शहर कैसा रहेगा, ये तो कुछ ऐसा है जैसे कोई परफेक्ट म्यूजिशियन म्यूजिक बनाना छोड़ दे। मार्को उसको रुकने के लिए कहता है और एक लास्ट स्कैम करने के लिए उकसाता है, पर जिमी अपने भाई से किया वादा निभाना चाहता है और उसको अलविदा कहकर निकल जाता है। प्रेजेंट में चक के बिट्रेयल के बाद जिमी अपने अंदर ही अंदर टूट रहा है। अल्बुकर्की में एक सीनियर सेंटर के बिंगो इवेंट में वो कॉलर का काम कर रहा है, पर उसका मन कहीं और है। जब बार बार बी लेटर के बिंगो बॉल्स निकलते हैं, जिमी का दिमाग चैटर करने लगता है। वो माइक पे ही अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बातें करने लगता है। जिमी वहां सबके सामने अपने शिकागो सनरूफ वाले इंसिडेंट की पूरी कहानी सुनाता है, कैसे उसने गुस्से में एक राइवल की गाड़ी की सनरूफ में पॉटी कर दी थी और बदकिस्मती से उस वक्त आदमी के बच्चे पीछे बैठे थे, जिस वजह से उस पर सेक्स ऑफेंडर बनने तक का इल्जाम लग गया। अगर चक उसकी जान ना बचाता, जिमी लिटरली अपनी जिंदगी खो सकता था। वो अपना सबसे शर्मनाक राज बिंगो हॉल में बोल देता है और मानो उसकी सारी फ्रस्ट्रेशन, दुख, गिल्ट एक साथ बाहर आ जाता है। सीनियर सिटीजन्स शॉक्ड और कंफ्यूज्ड हैं। जिमी को भी एहसास होता है कि उसने ओवर शेयर कर दिया है। वो बीच में ही बिंगो सेशन छोड़ देता है। ये उसका ब्रेकडाउन मोमेंट है। बिंगो हॉल से निकलते ही जिमी एक बड़ा डिसीजन लेता है। वो अल्बुकर्की छोड़कर वापस सिसेरो अपने पुराने दोस्त मार्को के पास जाता है। सिसेरो पहुंचकर वो सीधा उसी बार में जाता है जहां मार्को रोज बैठता था। वो अब सीधा साधा नौकरी पेशा आदमी बन चुका है, एक कंपनी में काम करता है, लेकिन उसका दिल अभी भी कॉन करने को तरसता है। 10 साल बाद जिमी को देखकर मार्को झूम उठता है। थोड़ी ही देर में दोनों पुरानी यारी और पुराने काम पर लौट आते हैं। ये दोनों मिलकर एक हफ्ते तक लगातार स्कैम्स चलाते हैं, कॉन आर्टिस्ट स्प्री। एक क्विक मोन्टाज में दिखाया जाता है कि कितने सारे मजेदार स्कैम्स ये लोग करते हैं। नाइजीरियन प्रिंस फ्रॉड, फेक रोलेक्स घड़ी का स्कैम, जिमी का मैं केविन कॉस्नर हूँ वाला स्कैम जो ब्रेकिंग बैड में दिखाया जा चुका है। जिमी फिर से स्लीपिंग जिमी की लाइफ जीकर बहुत खुश है। ऐसा लगता है सारी टेंशन भुला चुका है। हफ्ते भर इस तरह के कॉन यानी ठगी करने के बाद जिमी अब वापस लौटने की सोच रहा है। उसे लगता है कि ये सब बस एक नॉस्टैल्जिया ट्रिप था। मार्को को बुरा लगता है और वो लास्ट नाइट एक बड़ा स्कैम करने की जिद पकड़ लेता है। दोनों प्लान बनाते हैं कि फिर से अपना फेक रोलेक्स वाला कॉन करेंगे। एक एली में मार्को बेहोश इंसान का नाटक करेगा और जिमी एक पोटेंशियल शिकार को लेकर आएगा उसे लूटने के लिए। प्लान के मुताबिक जिमी एक आदमी को एली में लेकर आता है जिसे लगता है कि मार्को को लूटेगा, पर अचानक मार्को बेहोशी से उठ बैठता है। यह उनकी पुरानी ट्रिक है। इस बार किस्मत खराब होती है। मार्को को सच में दिल का दौरा पड़ जाता है। जिमी उसे हिलाकर देखता है तो मार्को होश में आता है। बस इतना कहता है कि यार पिछला हफ्ता मेरी लाइफ का बेस्ट वीक था। जिमी अपने सबसे पुराने दोस्त को खो देता है। मार्को की डेथ से जिमी को बहुत बड़ा धक्का लगा है, पर साथ ही उसको एक चीज याद रह जाती है, ये बेस्ट वीक था। मतलब कौन लाइफ मार्को को असली खुशी दे सका। मार्को के फ्यूनरल के बाद जिमी उसकी पिंकी रिंग यादगार के तौर पर रख लेता है। फ्यूचर में सॉल गुडमैन यही रिंग पहनता है। कुछ दिन बाद जिमी को किम वेक्सलर का फोन आता है। किम बहुत खुश है, बताती है कि सैंडपाइपर केस इतना बड़ा बन गया है कि एचएचएम को सैंटा फे की बड़ी फर्म डेविस एंड मेन के साथ मिलकर काम करना पड़ रहा है। डेविस एंड मेन के पार्टनर्स ने सजेस्ट किया है कि जिमी मैगिल को भी केस की टीम में लेना चाहिए, क्योंकि ये पूरा केस जिमी ने निकाला और सब बुजुर्ग क्लाइंट्स उस पर भरोसा करते हैं। बेसिकली उन्हें अब याद आया कि जिमी यूजफुल हो सकता है। किम जिमी को प्रपोज करती है कि तुम जल्दी से वापस आओ, ये नौकरी तुम्हारे लिए तैयार है। जिमी पहले तो हिचकिचाता है, स्पेशली चक के धोखे के बाद फर्म ज्वाइन करना आसान नहीं है, पर किम के कहने पर वो मान जाता है इंटरव्यू के लिए। अपने दोस्त मार्को को दफनाने के बाद जिमी अल्बुकर्की वापस आ जाता है। कोर्ट हाउस में डेविस एंड मेन के लोगों से मिलने से पहले जिमी फेमिलियर पार्किंग बूथ से गुजरता है जहां माइक अब नाइट शिफ्ट कर रहा है। जिमी एकदम अचानक रुक जाता है। उसके दिलो दिमाग में एक सवाल कौंधता है। जिमी माइक से पूछता है, यार माइक, हम दोनों के हाथ एक बार $1.6 मिलियन लगे थे, तुम बताओ उस दिन हमने वो पैसे वापस क्यों कर दिए। माइक अपने टिपिकल सीधे अंदाज में कहता है, मैंने तो बस जॉब की, जैसा तुमने बोला वैसा किया। माइक का मतलब होता है कि मैं बस अपना काम कर रहा था। जिमी के लिए ये जवाब सिंपल नहीं है। उसे खुद समझ आ जाता है कि उसने पैसे क्यों नहीं रखे, क्योंकि चक जैसा बनने के चक्कर में वो हमेशा सही काम करने की कोशिश कर रहा था। जिमी खुद से कहता है, मुझे पता है मुझे किस चीज ने रोका और अब वो मुझे दोबारा कभी नहीं रुकेगा। ये लाइन कहते वक्त जिमी के चेहरे पर एक नया जज्बात है, जैसे उसने डिसाइड कर लिया है कि अब वो अच्छा बच्चा नहीं बना रहेगा। चक के बिट्रेयल ने उसको सिखा दिया है कि स्ट्रेट लाइफ में उसके लिए कुछ नहीं रखा। सो टाइम टू ब्रेक बैड। जिमी फिर बिना अंदर जाए कोर्ट हाउस के पार्किंग लॉट से बाहर अपनी कार घुमा लेता है।
किम और डीएनएम पार्टनर्स ऊपर वेट करते रह जाते हैं और जिमी ऑफर रिजेक्ट करके निकल जाता है। जाते जाते वो माइक को कहता है, शुरू से ही मुझे जो सही लगा था मैंने किया, अब दोबारा कभी गलती नहीं करूंगा। माइक मुस्कुराता है और सिर्फ आज़ादी मुबारक कह के जेस्चर देता है। जिमी अपनी कार में बैठकर दूर निकल पड़ता है, एक नया कॉन्फिडेंस, एक नया इरादा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है। वो स्मोक ऑन द वाटर गाने की धुन गुनगुनाता है। स्लिपिंग जिमी इज बैक हमें ये सिग्नल देते हुए कि जिमी मैकगिल का ट्रांसफॉर्मेशन सॉल गुडमैन में शुरू हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में अमेजॉन का एक अफिलिएट लिंक है। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो अमेजॉन से शॉपिंग करते वक्त उसी लिंक का इस्तेमाल करें। बाय।